अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जितनी तैयारी भारत को करनी थी और जितने किस्म की औपचारिकताएं संविधान के तहत किसी भी सरकार के समक्ष होती हैं, वो लगभग सभी चीजें पूरी हो गई, तैयारियां भी और औपचारिकताएं भी। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 4 बैठकें हुई अलग अलग समितियों की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी CCA की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक समिति, उसकी भी बैठक हो ली। ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक 23 तारीख को हुई थी पहलगांव में हमले के ठीक दूसरे दिन। और भारत की तैयारियां जैसे जैसे मुकम्मल हो रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान के तोते उड़ते जा रहे हैं। रात में 3 बजे जाग के उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य जारी कर रहे हैं। कल रक्षा मंत्री कह रहे थे कि 3 से 4 दिन में हमला होगा। अब दूसरे मंत्रियों ने उसको और कम कर दिया समय को। अब तो वो ये बोलने लगे कि 36 घंटे में ही हो जाएगा हमला। चौतरफा गृह युद्ध से घिरा पाकिस्तान और ऊपर से भारत का कसता शिकंजा। ये राजा की जान तोते में और तोते की गर्दन भारत के हाथ, वैसी परिस्थिति बन गई। जो बड़बोले लोग थे पाकिस्तान के, उनके या तो सुर बदल गए या वो अंतर्ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। मौलाना मुनीर कहीं नहीं दिख रहा। आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, और कहा जाता है कि आग लगाने में सबसे बड़ा योगदान मुनीर का ही था। ISI का ट्रेंड किया हुआ आदमी है जो पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष है। जब बालाकोट की घटना हुई थी, पहलगांव वाली ये घटना, उस वक्त ये ISI के कर्ता धर्ता थे मुनीर, और जब पहलगांव हुआ तो ये सेनाध्यक्ष है।
लेकिन अब ये बताया जा रहा है ये भाग गए, छुप गए, विलुप्त हो गए, इस अपना मुखड़ा नहीं दिखा रहे किसी को। वो भी लोग मौन हो गए, वो सुर भी मौन हो गए जो छाती ठोक कर कह रहे थे मंच पर कि अगर पानी रोका तो सिंधु के दरिया में हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। पानी भी रुक रहा है और खून भी नहीं बह रहा, और इसका ऐलान करने वाले मौन हो गए, दुबक गए अपने अपने बिलों में। एक हाफिज सईद है, पाकिस्तान को उन पे बड़ा नाज है, पाकिस्तान को लगता है कि ये जिले इलाही है, वो भी तकरीर के बादशाह हैं, भाषण में तो क्या कंजूसी। वो कह रहे थे कि हम मोदी की सांस बंद कर देंगे। अब लोग बता रहे कि हाफिज सईद की सांसें ही अटक अटक के चल रही हैं, भटक नहीं है सांसें, देह से उनका रिश्ता पूरा नहीं बैठ पा रहा। आईएसआई और सेना के सरपरस्ती में ये आतंकी, ये बूढ़ा आतंकी सेफ हाउस में छुपा बैठा है। ये स्थिति है। जितने धमकीबाज थे वो मौन हो गए। अब पाकिस्तान का नया सुर है, हम भारत से उलझना नहीं चाहते, हम तो अपने रास्ते चलना चाहते हैं। जो कल तक कह रहे थे कि हम भारत को सबक सिखा देंगे, भारत को तबाह कर देंगे, अब वो इस रास्ते पर आ गए कि हम भारत से उलझना नहीं चाहते। ये स्थिति बन गई। अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, दंडित करना है, ये तय हो गया। कब, कहां और कैसे दंडित करना है, मोदी की सरकार ने फैसला सेना पर छोड़ा है, क्योंकि ऑपरेशन सेना को करना है। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान दंड का पात्र है और उसको दंड अवश्य मिलेगा, ये तय हो गया। कल से लेकर आज तक जितनी भी सर्वोच्च स्तर की बैठकें हुई हैं, उनमें ये एक बात तय हो गई कि हां, भारत पाकिस्तान को दंडित करेगा। उसका रूप स्वरूप प्रकार कैसा होगा, उसकी व्याप्ति कितनी होगी, ये सब तय हो जाएगा सेना के द्वारा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। इस बार जो भारत से रणभेरी गूंज रही है, जो पांचजन्य का शंखनाद हो रहा है, उसकी ध्वनि बता रही है कि दंड बड़ा होगा, बड़ा दंड होगा। उरी और पुलवामा के हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो दंड दिए थे, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, उससे बड़ी बात होगी इस बार, ये तय है। तैयारी भी ज़्यादा है और तेवर भी भारत का उन दोनों हमलों के वक्त से अलहदा है। ये तेवर बता रहा है कि पाकिस्तान में अगर भय है और पाकिस्तान में अगर जो चारों दिशाओं से जो उसके गृह युद्ध की स्थिति है, वो गृह युद्ध की स्थिति भी इसलिए और तेज हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतरे हैं लोग, जो संगठन, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब और सिंध हो, वो संगठन भी ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और उसके गर्दन पर भारत का हाथ है। इसलिए वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि यही है राइट टाइम, जो करना है इसी वक्त कर गुजरो। पाकिस्तान फिर इतना दुबला पतला कमज़ोर डरा हुआ पाकिस्तान नहीं मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान के साथ मुसीबत डबल हो गई। एक ओर से भारत का ताप, दूसरी ओर से विद्रोहियों का जमावड़ा, चारों दिशाओं में गृह युद्ध जैसी स्थिति। हमारे साथियों ने एक पूरी इस घटनाक्रम पर एक रिपोर्टाज तैयार किया है। पहले उस रिपोर्टाज को देखिए, उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं।
मिशन मोड में मोदी सरकार, एक्शन प्लान भी है तैयार। अब होने वाली है पाकिस्तान से आर पार। दरअसल पीएम मोदी के इरादों को देखकर तो लगता है कि पाकिस्तान से केवल पहलगाम के पाप का इंतकाम ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि दुनिया के फलक पर वो इबारत लिखी जाएगी जो पाकिस्तान के नक्शे का भूगोल बदलकर नया इतिहास रचेगी। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। खबरों के मुताबिक तो भारत के एक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट फुल एंड फाइनल हो गया है। आतंकियों के आकाओं पर भारत का फाइनल प्रहार अब तय माना जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद सेना को खुली छूट देते हुए साफ कर दिया कि टाइम, टारगेट और तरीका खुद सेना तैयार करेगी। तो ये बात अब क्लियर है कि हमारे को खुशी है कि पूरी की पूरी आजादी दी है, बहुत अच्छी बात है और इससे फौज का मनोबल बढ़ता है। बात यह है कि ये मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। पीएम मोदी 4 बैठक कर चुके हैं। आतंकी हमले के बाद सीसीएस की भी दूसरी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पीएम आवास पहुंचे। पल पल बदलते हालात में पाकिस्तान की हालत खराब है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले को लेकर टाइमिंग तक बता दी। इधर सीमा और सेना को लेकर ये सब चल रहा है, तो वहीं सियासी गलियारों में सियासी गोलीबारी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम पोस्टर वॉर के वार पलटवार के साथ ही सोशल मीडिया पर भी सवालों का शोर मचा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूछता है पहलगाम का पर्यटक नाम से पोस्ट में कई सवालों की बौछार की है, तो वहीं बाकी विपक्षी दल भी दबी जुबान में सवाल उठा ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। हम कैसे चौकीदार हैं कि विदेशी आतंकवादी हथियारों से लैस होकर के अंदर आ जाएं और सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आकर के और जघन्य घटना को अंजाम दे करके और वापस भी चले जाएं। हमें शर्म नहीं आती, हम बेशर्म हैं, लेकिन देश तो समझ चुका है। जिधर कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट भी नहीं हो रही, जनता समझ चुकी है। बहरहाल पीओके से लेकर सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पहले से ही हालत पतली है। दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की कार्रवाई में ये कमजोर नस पाकिस्तान का नक्शा बदल सकती है। पीएम मोदी ने भी अपना रूस का दौरा रद्द कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि सेना को फ्री हैंड देने के मायने क्या। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान को सता रहा है अब देश टूटने का डर। 9 मई को प्रधानमंत्री को मॉस्को में होना था एक कार्यक्रम में, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस यात्रा को रद्द कर दिया। ये एक बड़ा संकेत है जिसको डिकोड करना जरूरी हो जाता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय जी का स्वागत है। मेजर आशीष जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आशीष जी का स्वागत है। नसीम खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, नसीम खान साहब का स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी से बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मनीष जी, प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा निरस्त कर दी। 9 मई को उनको मॉस्को में होना था और आज 4 बैठकें हुई कैबिनेट की अलग अलग
महत्वपूर्ण समितियों की। पाकिस्तान अब कह रहा है कि 36 घंटे के भीतर हमला हो जाएगा। क्या तस्वीर दिख रही है? क्योंकि पाकिस्तान अब चारों दिशाओं से अपने भीतर एक अजब किस्म के गृह युद्ध से भी जूझ रहा है। चाहे खैबर पख्तून का इलाका हो, चाहे ये बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे पंजाब सिंध हो, हर जगह बगावत है, हर जगह बवाल है। मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियां इस समय बहुत खराब हैं। मुझे लगता है भारत के लिए सबसे सही समय है कोई बड़ा निर्णय लेने का। आज भारतीय रक्षा बोर्ड का भी पुनर्गठन हो गया है। सरकार इस दिशा में है। सेना के मसले जनता से तो शेयर नहीं करे जाते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय जरूर होना चाहिए जिससे कि इस चीज को हमेशा से निजात मिल जाए, भारत को इस समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन मैं भी आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, एक सांसद महोदय हथियारों की जिक्र कर रहे थे। उन हथियारों की जिक्र कर रहे थे जो हथियार उन्हीं पे पाए जाते थे, और वो देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बता रहे थे कि कैसे एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा के समय में ऐसे केसेस होते हैं। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई थी, वो किस तरीके की घटना थी? क्या उस समय भाजपा का शासन था? कभी भी देश के लोगों पे ऐसी कोई घटना होती है तो पक्ष और विपक्ष को एक खड़े रहना चाहिए, कम से कम देश के मसलों पे। लेकिन अगर आप देश के मसलों पे भी अपना और दूसरे का सोचोगे तो फिर आगे देश की जनता क्या सोचेगी? आज आप देखिए, राहुल गांधी जी कानपुर आए हैं, स्वागत है उनका, शुभम जी से मिलने आए, लेकिन और नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन्हें जानते ही नहीं है। अब राहुल गांधी जी के मिलने के बाद मुझे लगता है सब जानने लगेंगे। तो इन चीजों को विपक्ष को परहेज करना चाहिए और देश के संग मजबूती से खड़े रहना। ठीक ठीक। नसीम खान साहब, आपकी पार्टी के हाईकमान को, आपकी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को ये हिदायत देनी पड़ी लिखित पढ़त में कि जितनी बात राहुल जी ने बोली, खड़गे जी ने बोली है, CWC के प्रस्ताव में लिखी है, उसके आगे कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगाएंगे, एक लाइन नहीं बोलेंगे। आप लोग अनुशासन के दायरे में रहिए। बताइए, इतनी बुजुर्ग पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जिसने तमाम उतार चढ़ाव देखे, उस पार्टी की लीडरशिप को इस समय में अपने लोगों से कहना पड़े कि आप अपने आचरण को थोड़ा सुधारिए। कोई किधर भाग रहा, कोई किधर भाग रहा, सिद्धिरमैया कुछ कह रहे, दूसरा कुछ कह रहा। नसीम खान साहब जी, बोलूं मैं? जी जी, अग्नोत्री जी, एक्चुअल क्या है, आपका जो आपने जो पूछा है कि ऐसे ऐसे लिख करके देना पड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत क्या है, स्ट्रीम मीडिया इस समय और जितने राजनीतिक विश्लेषक अभी आपके यहाँ मनीष जी बोल रहे थे, ये सब के सब जो है इस समय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने गलत बात की। एक बार अभी रुके, ये आपकी जानकारी नहीं, या आप तथ्य को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा लिखित तौर पर वेणुगोपाल की चिट्ठी जारी हुई। कैसे कह दिया आपने? ऐसा नहीं है, कैसे कह दिया? झूठ मत बोलो भाई, सच तो बोलो यार। आप अभी कह रहे थे, अब नहीं, अब 2 मिनट में मान लिए। अभी कह रहे थे कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोलने नहीं देते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, मैं बताता हूं उसको क्यों हुआ है। क्योंकि इस समय जब पाकिस्तान पर बात करनी चाहिए, आतंक पर बात करनी चाहिए, आतंक के खात्मे पर बात करनी चाहिए, इस समय ये तारीफ होनी चाहिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे बड़े धुर विरोधी राजनीतिक नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में खड़े होकर के CWC से प्रस्ताव पास करा दिया। बैठ के हम सरकार के साथ हैं। जब इस बात की तारीफ होनी चाहिए, जाने की बात होनी चाहिए, उस समय विपक्ष के नेताओं द्वारा एक आध कोई बात निकलती है तो उसको बवंडर बनाया जाता है, उस पर 100 खड़े किए जाते हैं। अभी मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपने पूछा पाकिस्तान पर, आपने पूछा पाकिस्तान के खराब हालत पर, ये अपना ज्ञान देने लगे हैं कि विपक्ष पर। राहुल गांधी के बिना विपक्ष को करे आए हुए इनके जो है डिबेट में जो चर्चा पूरी नहीं होती। अभी इन्होंने एक बात कही, मनीष अग्रवाल जी ने, कि ये सही समय है कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और ये सही समय भारतीय सेना को अटैक कर देना चाहिए, गर्म लोहे पर चोट मार देनी चाहिए। मैं इस बात को कांग्रेस का नेता आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक कौन सा ऐसे समय था जब पाकिस्तान हमसे ताकतवर था और हमारी सेना को सोचना था कि इस पर हमें चोट नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान पहले भी लंगड़ा लूला था, आज भी लंगड़ा लूला है। पाकिस्तान पहले भी कंगाल था, आज भी कंगाल है। पाकिस्तान पहले भी आतंकवाद बांट रहा था, आज भी आतंकवाद बांट रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी हमसे लड़ने की कोशिश की,
के समय में नहीं, समय अटल जी के समय में भी हमसे लड़ने की कोशिश की। अग्निहोत्री जी, हमने उसको सबक सिखाया है। मैं बिना लाग लपेट आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारा सरकार को तय करना है। हम सरकार पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहते। हम केवल जो सवाल है, मैं कांग्रेस के नेताओं से भी कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा, मैं स्पष्टता के साथ आपके साथ में छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं, जो सवाल शुभम की पत्नी उठा रही है, जो सवाल एक जिसका बाप मरा वो छोटा सा बच्चा सरकार पे उठा रहा है, जो सवाल हरियाणा की लेफ्टिनेंट नरवल की बहन सैनी के सामने उठा रही है, उन सवालों को उठाने की हमें जरूरत ही नहीं है। वो सवाल तो जो वहां शहादत हुई उनके परिवार उठा रहे हैं, उन्होंने झेला है कि 1.5 घंटे वहां कोई नहीं था, तो इसलिए हमें आज जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट खड़ा होने की। ठीक है नसीम भाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अवसरों पर देश के में सबको एक साथ खड़ा रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम देश एक साथ खड़ा है, हम डिवाइड की बात नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ बड़े कद के नेता रणदीप सुरजेवाला, हालांकि सुरजेवाला जो कह रहे हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं है ना, बहुत अदब से मैं कह रहा हूं, रणदीप सुरजेवाला को इतिहास की जानकारी नहीं, ऐसा प्रमाणित हो गया। इतिहास के अगर वो सामान्य छात्र भी रहे होते तो उनको पता होता, आशीष भाई, इस देश की दो बड़ी समस्याएं, इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर में और खालिस्तानी आतंकवाद पंजाब में, किसकी शरारत में आया, किसके समय में आया, किसकी सरकार थी। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ते नहीं है, तब नाराजगी हो जाती, बोले ऐसी बात क्यों कह दी आपने। अगर पढ़े होते तो ये दोनों समस्याएं इंदिरा जी के समय में आई, और कश्मीर पर पहला हमला कब हुआ था, सुरजेवाला नहीं पढ़े, यही मेरी दिक्कत है। उनको बोलने को क्यों कह दिया कि वो तुम बोलो। 1948 में तब कौन था, तब कौन था, भाजपा तो नहीं थी ना। 48 में पहला हमला हुआ, और आप लोग ऐसी कौन सा इतिहास पढ़े हो भाई। असम में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद घाटी में, और खालिस्तान का आतंकवाद, ये तीनों आतंकवाद श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आए, जिसमें खालिस्तान के आतंकवाद का परिणाम यह रहा कि इंदिरा जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, उनकी शहादत हो गई। ये इतिहास नहीं पढ़ा क्या उन्होंने। खैर आशीष जी, आप सेना में रहे हैं, और जहां इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टेरिटरी, जो इलाका दुनिया भर में जेरे बहस है वो कश्मीर, वहाँ आप तैनात रहे हैं। जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, तमाम तरीके की बयान आ रहे हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं, और एक लॉजिकल चीज़ समझ में भी आ रही है कि भाई आप कुछ अभियान चलाएंगे तो सीसीए की अनुमति चाहिए। फिर उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए पॉलिटिकल कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स भी चाहिए, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को भी समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्या कहता है। ये सब हो रही हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं एक आर्मी मैन के नाते, क्योंकि आपने वो इलाका भी देखा है और पाकिस्तान को भी बॉर्डर पर खड़े होकर समझा है। अमिताभ जी, जो आज की परिस्थितियां हैं, अगर हम उसको देखें तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए इससे पहले भारत के पास कभी भी नहीं थी। थोड़ा सा समय लूंगा समझाने के लिए कि आप ये समझिए कि आज पाकिस्तान के पीछे वो शक्तियां नहीं हैं जो इससे पहले जब भी भारत का सीधे सामना हुआ है पाकिस्तान से, जो लोग प्रत्यक्ष रूप से खड़े होते थे, आज वो प्रत्यक्ष या शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी शायद खड़े नहीं होंगे। ठीक कहा।
तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है, क्योंकि लड़ाई केवल उस मैदान पे नहीं है, उसके इर्द गिर्द है, शहर से उस सीमाओं से, जो देश की सीमाएं हैं उसके बाहर भी है, क्योंकि हम इम्पैक्ट भी लेकर के चलते हैं और हम इस चीज के बारे में भी सोचते हैं कि कौन देश हमारे साथ और कौन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे जब हम एक बड़ी युद्ध की बात करते हैं। तो उस परिस्थिति में आज हम बहुत अनुकूल में हैं, आज तक इतने अनुकूल परिस्थिति में हम कभी भी नहीं थे। दूसरा है बलूचिस्तान का जो विषय, इससे पहले भी वो छुटपुट लड़ाई लड़ते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनको बहुत दबा के रखा हुआ था। पिछले कुछ महीनों और अभी जो नजदीकी समय में अगर आप देखें तो जितने हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी पे किए हैं, मैं अभी कहीं एक जगह न्यूज देख रहा था, शायद 100 से ज्यादा सैनिक मरे हैं, आज ही की खबर है, अभी पुष्टि पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। कई अधिकारी 100 से ज्यादा सैनिक, आईएसआई के कई अधिकारी जिब्ह कर दिए बलूचों ने, और 22 लोग शायद उन्होंने पकड़ भी लिए हैं, पाकिस्तान के सैनिक हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है, देखिए सेना हमेशा मोराल पे लड़ती है, आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, लेकिन अंत में वो आदमी ही लड़ता है, हथियार नहीं लड़ते हैं, उस हथियार को कोई ना कोई आदमी ऑपरेट करता है। तो पाकिस्तानी आर्मी का मोराल आज बहुत गिरा हुआ है, जब से वो खबरें लीक हुई हैं कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं, आर्मी चीफ हैं, बाकी सीनियर जनरल्स हैं, उनके परिवार जो हैं वो देश छोड़ के गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी सेना पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली नहीं पड़ रहा होगा इम्पैक्ट उनके ऊपर। और फिर ये बलूचिस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, और फिर 2-3 फ्रंट पे एक साथ लड़ना, तो भारत को इतनी अच्छी स्थिति कभी नहीं मिलने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर है, सब लोग जानते हैं, और इस मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो बड़ा संकट है वो चाइना से है। तो यदि हम पीओके का हिस्सा हम ले लेते हैं और बलूचिस्तान को आजाद कराने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं अपने समर्थन से, तो हमें निश्चित रूप से जो आगे का इलाका है, जेएनके का जो मैप में कटा रहता है, जो पीओके में रहता है, यदि वो भारत के कब्जे में आता है तो हमारी स्थिति ज्योग्राफिकली, टैक्टिकली, स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्री वाइज बहुत मजबूत हो जाती है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो उस हिसाब से इससे अच्छी स्थिति कभी भी नहीं मिलेगी। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। पीओके अगर हमारे पास हो तो सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है, ये चाइना पर नकेल रखने के लिए अद्भुत स्थिति होगी। भू राजनीतिक स्थितियां कई बार परिस्थितियां बदल देती हैं। मैं संजय सिंह जी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास। संजय सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि जब जब भाजपा का शासन आता है उग्रवाद, आतंकवाद फैलता है, और वो कह रहे हैं भाई हम तो आपके साथ, सरकार के साथ हैं, अब सरकार ही कुछ नहीं कर रही, हम क्या करें? संजय जी। जी 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 नहीं जी, इनको सब मालूम है, कांग्रेस के नेता सब जानते हैं कि मोदी जी की विल पावर क्या है, और जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद से मोदी जी ने भारत की सेना जो मतलब मिलिट्री है, वो एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस, आर्मी, सबको जिस तरह से उन्होंने मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह से हथियार लगातार खरीदे हैं और चाइना को मजबूर कर दिया पीछे जाने के लिए, तो पाकिस्तान की तो औकात क्या है। और भारत की जो मिलिट्री की प्रिपरेशन है वो चाइना को मद्देनजर देखते हैं। ये पाकिस्तान जैसे पिद्दी जो पिल्ला है ना, जो अपने को आतंकवाद का चौधरी, इस्लाम का चौधरी बन के आतंकवाद फैला के चाहता है कि हम इस्लाम के चौधरी बन जाए, ये अब सब चलने वाला नहीं है। हमारे जो सभा के मित्र हैं, मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। देखिए मोदी जी कुछ बड़ा ही करेंगे, ये तो बिल्कुल तय है। आज जो स्थितियां पाकिस्तान की बन चुकी हैं, और आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट आया था 2 नेशन थ्योरी को लेके, वो उसके पीछे उसका दर्द था कि ये पाकिस्तान को संभाले क्या। देखिए अमिताभ जी, आपके साथ मैं आज जुड़ा हूं, मेरा ये सौभाग्य है कि आपने मुझे कॉल किया है, मैं आपके चैनल पे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो हिंदू नफरत के आधार पर, 2 नेशन थ्योरी ही है। और एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा भारत के लोगों को, जब 14 अगस्त 1947 को कराची और लाहौर में नारे क्या लगे थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो 1000 कट्स टू ब्लीड जो भुट्टो की पॉलिसी थी, ये घाव देने की राजनीति चल रही है। हमें समझ में नहीं आता है कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है, इनकी मति मारी गई है। इनको याद नहीं आता इनके मणिशंकर अय्यर अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, किस तरह से जाके वहां
भीख मांग रहे थे कि बचाओ, हम बायलैटरल डायलॉग्स तभी शुरू कर पाएंगे जब मोदी को हटाओगे आप लोग। तो वो जिस टीवी चैनल पे बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई मोदी को तो आप ही हटा पाएंगे। तो ये इतने बेचारगी में है। और जो 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ, जब भारत की सेना ने कहा और एयरफोर्स ने कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो इनके जो लीडरशिप थी उन्होंने जो कहा वो इतना बेशर्मी और उसमें मतलब इतना अपमान था भारत के लिए कि अगर सेना स्ट्राइक करेगी तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। मतलब ये देखिए आतंकवाद में भी लाभ ढूंढते हैं। और मैं देखिए इतने स्टेटमेंट हैं इनके नेताओं के, हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये समझ में नहीं आता। जो इनके जनरल मुशर्रफ थे, उनका एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है, उसमें कहा कि ओसामा बिन लादेन ये सब हमारे हीरो हैं, हाफिज सईद सबका। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इंटेंशन क्या है, इस चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो हाफिज सईद है और ये दूसरा जैशे मोहम्मद का है जिसने IC-814 को हाईजैक किया था, मसूद अजहर, एक सवाल तो बनता है पाकिस्तान से और उसके जो चहेते हैं उनके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार जब कंधार हाईजैक करके लाया गया तो पाकिस्तान ने बगैर वीजा उसको एंट्री दी, जबकि उसके ऊपर इंटरनेशनल क्राइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए था। क्यों पाल रखा मसूद अजहर को, क्यों पाल रखा है? इसका जवाब पाकिस्तान ही देगा ना। देखिए अमिताभ जी, अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। अब भारत की सेना दुनिया की चौथी, मेजर साहब जानते हैं, चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। मुंह तोड़ जवाब। और भारत की सेना तो हमेशा मजबूत रही है। हम समझौते की टेबल पर हारे हैं। शिमला समझौता हम कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहते हैं। इंदिरा जी ने, ठीक है, उनके नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन शिमला समझौते में तो इंदिरा जी सब कुछ हार गई। 93,000 कैदियों को छोड़ दिया, 58 कैदी भारत के आज तक नहीं रिलीज करवा पाई थी कांग्रेस। तो और 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कांग्रेस कुछ कहना चाह रही है। संजय जी अभी रुकना होगा। नसीम खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नसीम भाई क्या कह रहे हैं आप? जनता ने केवल 2-4 बात पाकिस्तान पे बोली है और सारी बात कांग्रेस को कि आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, कांग्रेस के समय में कमजोर हुआ है और अभी यही है और राजनीतिक वो है। उस बेशर्मी के साथ ये सारी बात कह करके हमारे से आप देखते हो कि हम मुंह सील करके आपके साथ बैठे रहे। मैं भी इनको जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि हमने सेना को मजबूत किया, सेना को हमने जो है जैसे राफेल से इन सबसे मजबूत किया। कर्नल जी बख्शी पूर्व सैनिक, पूर्व फौजी जो हमेशा आपके चैनलों पर बैठ करके कांग्रेस को गरियाने का काम करते थे, पहलगाम अटैक के बाद कर्नल जीडी बख्शी सामने ने कहा कि स्थायी फौजियों को कम करके अग्नि ला करके सेना का बेड़ा गर्क काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कर्नल जीडी बख्शी इस बात को सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो उतने ही दोषी है जितनी दोषी भाजपा है, क्योंकि वो भी उसकी जहां तक बात कांग्रेस पार्टी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सबक सिखाने का गया है, हम आपसे कह रहे हैं और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते साहब, बिल्कुल भी। आतंकवाद को हमने झेला है, बहुत बुरी तरीके से झेला है। रही बात जहां तक आप ये कह रहे हो जी हमने कुछ नहीं, कंधार में आतंकवादी आप छोड़ के आए, वो लोग कैसे बात कर सकते हैं? हमारे पे पाकिस्तान समर्थन होने का आप लगा सकते हैं? जो जिंदगी मजार पे चादर चढ़ा करके आए, जो उनके घर में बगैर बुलाए मेहमान बन के आए। 2014 में किसने नहीं देखा नवाज शरीफ को शपथ के लिए बुलाया? किसने नहीं देखा नवाज शरीफ को शपथ को बुलाने के लिए? पुलवामा अटैक के बाद वहां की पाकिस्तान जांच एजेंसी को किसने बुलाया जीत को अपने यहाँ जांच करने के लिए? बताइए। RDX कहाँ 300 किलो RDX आया, उसका आज तक जवाब नहीं मिला। हमारा फिर भी कहना है आज समय नहीं है, हम आज समय 26 परिवारों के साथ खड़े हैं। हम खड़े हैं उन लोगों के साथ में जिन्होंने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दी है। हम खड़े हैं सारे देश के जो हमारे सैलानियों के साथ खड़े हैं और उनकी वजह से हम आज सरकार के साथ हैं। सरकार चाहे जैसे चाहे हमला करे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने आपको बेलाग लपेट समर्थन दिया है। आप अपनी बहस में, अपने उसमें राहुल गांधी की तारीफ करें, राहुल गांधी के साथ खड़े हो। आज ये वक्त नहीं है कि 24 घंटे आपका चैनल, आपकी डिबेट केवल कांग्रेस पार्टी को गरिया रहा है। भक्त चरण दास हमारे जो उड़ीसा के अध्यक्ष है प्रदेश के, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस देश के अंदर हिंदू नहीं मरना चाहिए।
ये गलत बात है कि हिंदू मर रहा है। हम आज सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं पुलवामा की तरह ड्रामेबाजी ना हो। उस एक ड्रामेबाजी को पकड़ करके पूरे दिन डिबेट चलाई गई कि ड्रामेबाजी हो गई। उन्होंने जो कहा पूरा सुनिए। ये एजेंडा जो भारतीय मीडिया तय कर रही है, ये भाजपा के लोग तय कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी संजय सिंह जवाब देंगे, आतंकवाद संजय सिंह जवाब देंगे। अभी रुकिए नसीम खान। एक तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप भाजपा से लड़ो, भाजपा से तो कम लड़ रहे हो, आप मीडिया पर आक्षेप ज्यादा कर रहे हो। इस बीमारी से जितनी जल्दी मुक्ति पा लेंगे उतना ही लोकतंत्र में आनंद में रहोगे दोस्त, और नहीं पाओगे तो यही हालत रहेगी जो अभी है। फिर लोग आपको देख के कहेंगे कुछ लेते क्यों नहीं हो, क्या हाल बना रखा है ना। अगर यही करते रहेंगे तो ये हाल होगा। संजय सिंह, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे उनके नसीम खान के आरोपों पर, जल्दी से, क्विकली। देखिए भाई साहब, जी जी जी, कांग्रेस को आज अब कोई सुनना नहीं चाहता है। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है। राहुल गांधी ने राफेल पे जो बोला है देश के सामने, मोदी जी को चोर 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 चिल्लाते रहे। आज भारत की ताकत राफेल के कारण से बढ़ी है। इनके प्रधानमंत्री कहते थे नोट कहाँ है, पेड़ पे लगे हैं क्या? राफेल खरीदना नहीं चाहते थे। ये हिंदुस्तान के साथ खेल कर रहे थे। देखिए इनकी जो स्ट्रेटजी थी अमिताभ जी भाई साहब, ये एट पार पाकिस्तान के साथ कांग्रेस रखना चाहती थी कि बस पाकिस्तान के बराबर ही रहे हिंदुस्तान, उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। इनको तो परिवार चाहिए था ना। ये इटली के जो परिवार के भक्त हैं, इनको अब कोई सुनना नहीं चाहता। और नसीम खान भाई, आप पीओके बॉर्डर पे चले जाइए, वही डिस्को करिए, नाचिए कि हमें लाइए पीओके। और उधर से भारत की सेना जब मिसाइल और मारेगी गोले, तो आप डांस करिएगा वहां ताली बजा बजा के, पीओके लाओ, पीओके लाओ। होनी चाहिए आपके अंदर। आज पाकिस्तान को जवाब देने की वजह आप बेशर्म हो, आप लोग बेशर्म हो। आप इटली से जोड़ रहे हैं, हम आपको पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। आतंकवादियों से मिलने वाले आप देश के खिलाफ हो, भारत की सेना को। मजा। अरे भाई, आप भारत के जर्नल को क्या बोलते थे? गली का गुंडा। चुल्लू पर पानी में डूब मरते तुम लोग जाके। भारत की सेना के जनरल को कांग्रेस के नेता ने तो बोला था गली का गुंडा। बिरयानी तुम लोगों को पाकिस्तानी आपके हिंदू आपके में मारा जा रहा है, पुलवामा में मारा जा रहा है। आज हिंदू मारे गए हैं आपके समय में, आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। आतंकी आपके समय में जम्मू की सीमाएं पार करके AK-47 लेके आपके घुस रहे। छोटा सा बच्चा कह रहा है कोई नहीं था, सरकार गई, छोटा सा बच्चा कह रहा है। तो लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन कह रही है कि 1.5 घंटे में मैंने छोड़ दिया, 1.5 घंटे में छोड़ दिया। हम आपको आनी चाहिए कि बेसब्री के साथ आप कांग्रेस को सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं कि आज नेता प्रतिपक्ष के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जाए, हम चाहते को छीना जाए, हम चाहते हैं गुलाम कश्मीर वापस लिया जाए। जैसे इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश काटा था, वैसे ही आज हम चाहते हैं बलूचिस्तान अलग किया जाए। सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए। हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि बलोच को छीन सकती है, गुलाम कश्मीर ले सकती है। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं और हम समय भी दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी है, युद्ध है तो आज जाकर गोला मार दो और कर लो। युद्ध में ऐसा नहीं होता। युद्ध में मीटिंगें होती है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, सेनाओं के साथ मीटिंगें होती हैं, सारा चीज देखा जाता, कौन कौन सा देश हमारे खिलाफ आएगा। हाँ बोलिए 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 भाई संजय सिंह, बोलिए, आप अपनी बात कहिए। ये बताइए, हमास फिलिस्तीन के लिए प्रियंका गांधी बैग टांग के घूम रही थी पार्लियामेंट में। अब भारत की सेना के लिए कब बैग टांगेगा? अब ये आप बताइए, जवाब दीजिए। बैग टांग के नुमाइश चल रही थी वहां पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन, हमास। अब कहाँ बैग किया वो? अब भारत की सेना के लिए कब बैग आएगा वो, जिसमें भारत की सेना की जय हिंद लिखा होगा? जवाब दीजिए इस बात का। संरक्षण देते हो, अरे पाकिस्तान को आपने पाला है, आपने दूध पिलाया पाकिस्तान को, आपने वो नाग पाला है, आपका पाला हुआ सपेला है पाकिस्तान। हम आपके अब उसका अंत होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों की गर्भनाल एक साथ जुड़ी हुई है। उनको सबक सिखाओ, हम आपके साथ हैं भाई, गुस्सा मत करो। अरे भाई सबक सीखेगा, आप परेशान ना हो, आप चिल्लाओ मत। आपकी बेचैनी समझ में आ रही है, बड़ा गर्व है आपको पाकिस्तान पर अटैक होने का। अभी भारत की सेना जब मिट्टी में मिलाएगी, आपके आंसू भी नहीं आ पाएंगे। आप लोगों का हम जान रहे हैं कितना दर्द है पाकिस्तान को मोदी जी जो निपटाने जा रहे हैं। अरे मोदी जी ने सारा संजय सिंह को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं मनीष अग्रवाल के पास चलूंगा। हाँ, ये भी ठीक है कि कांग्रेस, राहुल जी ने कहा कि हम सरकार के हर निर्णय के साथ हैं, खड़गे जी ने कहा,
और ये भी ठीक है कि गांधी परिवार के बेहद निकट मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे खड़ामा ये कहने कि आप मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। पाकिस्तान क्या कर लेगा? पाकिस्तान के बोर्ड से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं क्या? पाकिस्तान की हैसियत औकात है क्या? अपना रायता समेट नहीं पा रहे। और अय्यर साहब उनको न्योता देने गए थे, पीले चावल दे के आए थे, बोले भैया हमारे यहां भी आ जाओ। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। आप सोच सकते हो भारत का कोई राजनयिक पाकिस्तान से जाके कहे कि आप हमको मोदी को हटाने में मदद करो? क्या बम चलाओगे? और पाकिस्तान कैसे हटा देगा मोदी को? मोदी को हमारे बोर्ड से मोदी आए और हमारे बोर्ड से जाएंगे। मनीष जी, स्थिति फिर वहीं पर आके खत्म हो खड़ी हो गई तू में पर। लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो बलूचिस्तान और पीओके दो सबसे ज्यादा संभावित स्थान बताए जा रहे हैं कि इनका नक्शा बदल सकता है। बलूचिस्तान आजाद देश हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। और क्या होगा ये तो सेना जाने और ईश्वर जाने। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो पाकिस्तान में भी जो सबसे ज्यादा खतरा है वो इन्हीं दो चीजों को लेकर है। और दूसरा कि पीओके भारत के कश्मीर में मर्ज हो जाए। मनीष जी। अमिताभ जी, आपकी राजनीतिक संभावनाएं ज्यादातर सच होती हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक जवाब देना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा करा, एलओपी होने के नाते सरकार का समर्थन करा। मीडिया की ये आलोचना कर रहे थे। कल एक एक्स पे पोस्ट करा था कांग्रेस ने सुबह देश के प्रधानमंत्री के लिए, शाम को उसको हटा दिया, उस पर भी माफी मांग ली कि गलती हो गई। कल कौन सी परेशानी आ गई थी? कल भी वही नेता एलओपी थे। रोज ऐसी घटनाएं करते हैं, फिर चैनल पे आके मीडिया को दोष देते हैं या हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों को दोष देते हैं। कल सुबह हमने वो चित्र पोस्ट नहीं करा था, ना शाम को हमने वो चित्र हटाया, तो ये इनको देखना होगा। लेकिन इस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे थे कि भारत हमेशा से पाकिस्तान से मजबूत था, कभी कमजोर नहीं था। लेकिन इनकी सरकारों ने मुंबई के अटैक पे हमला नहीं करा, सिंधु वाटर्स ट्रीटी इन्होंने करी, शिमला एग्रीमेंट इन्होंने करा। आज इस सरकार को भी कुछ समय दें, ये उसका जवाब देगी। वो जवाब इतिहास में लिखा जाएगा और बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जो कुछ समय में पूर्ण होती दिखेंगी। लेकिन हमें सेना की गतिविधियों का इंतजार करना होगा, क्योंकि सेना की गतिविधियां कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं होती। लेकिन जब इसका कोई हल निकल आएगा तो क्या कांग्रेस बीजेपी की सरकार को इसका धन्यवाद देगी, अपनी गलतियों को मानेगी जो उसने पिछले 55-60 साल के शासन में भारत में करी थी? नहीं मानेगी तो फिर आज क्यों कह रही है? ये कहाँ संभव है? मेजर आशीष, कांग्रेस के भी नेताओं ने कहा कि इतना टाइम बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मोदी गायब हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मुझे याद है कि जब उरी का हमला हुआ, उसका जब भारत ने प्रतिकार किया तो 10 दिन बाद किया। फिर पुलवामा का जब अटैक हुआ तो उस पर जब हमने रिटेलिएट किया, भारत ने प्रतिकार किया, एयर स्ट्राइक की, तो 14 दिन बाद की। ये हथेली पर सरसों तो नहीं जम सकती ना। आप तो आर्मी में रहे, इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा। और ना किसी के उकसावे में आकर फैसला हो सकता है, बोले भैया ने चेतावनी दिया, वो अब निकल पड़ो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये चौराहे पर दो गुट्टों का झगड़ा तो नहीं है, बोले गुड्डू तू ले आ, पप्पू तू भी लाठी ले आ। जब आप युद्ध में उतरते हैं, सीमित युद्ध हो, छोटा युद्ध हो, अर्ध युद्ध हो, कुछ भी हो, मेरी समझ ऐसा कहती है, गलत हो तो आप बताइएगा, तो उसमें एक जोखिम हमेशा अंतर्निहित होता है, इनबिल्ट होता है कि वो पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। चिंगारी कभी भी दावा नल का रूप ले सकती है, युद्धों का इतिहास ये बताता है। इसलिए शायद तैयारी ज्यादा होती है। आशीष चतुर्वेदी। निश्चित रूप से अमिताभ जी, क्योंकि जब आर्मी अपनी प्लानिंग करती है तो हम जब छोटे से
ऑपरेशन की भी प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें कम से कम 3 सिचुएशन को हम प्लान करते हैं कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे और ये फेल हुआ तो ये करेंगे और अगर वो भी फेल हो गया मतलब कुछ और अप्रत्यक्ष हो गया तो हम ये करेंगे। ऐसे फौज जो है अपने ऑपरेशंस को प्लान करती है। तो और इतना बड़ा देश है, मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन में टाइम लगता है और जाहिर सी बात है कि इस तरीके के ऑपरेशन को आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, अब तो खैर सब लोगों की जानकारी में होगा जब से वो पिक्चर बनी कि जब उस टाइम पे जो आर्मी चीफ थे जनरल मानेकशॉ, उनसे इंदिरा गांधी ने कहा कि बांग्लादेश पे अटैक करना है तो जनरल मानेकशॉ भी जनरल मानेकशॉ थे, उन्होंने सीधे कह दिया कि ऐसे अटैक नहीं होता है मैडम, हमको तैयारी करनी पड़ती है और जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जब मेरी तैयारी हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो उस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है और जब दुश्मन को पता ही है कि वो आप उसके खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं तो वो तो सतर्क है और जब सतर्क है तो हमें प्लानिंग और ज्यादा अच्छे से करनी होगी। तो निश्चित रूप से हमें समय जो है वो तो देना ही पड़ेगा सेना को और ये फैसले राजनीतिक उस पे नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए। अब जब सेना पे छोड़ दिया गया है तो मुझे लगता है इस चीज पे विपक्ष को इस पे बात नहीं करनी चाहिए कि कब क्या करने वाले हैं। हाँ, जो बाकी राजनीतिक मुद्दे हैं उस पे निश्चित रूप से घटना पे कम या कहीं कोई कमी रह गई है उस पे सवाल जायज है, लेकिन सेना कब कार्रवाई करेगी, क्या करेगी, इस पे मुझे लगता है किसी भी विपक्ष के नेता को या सत्ता पक्ष के नेता को भी उस पे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं अमिताभ जी एक सेकंड लूंगा। ये एक मैंने बहुत पोस्ट देखी है कि एक बीएसएफ का जवान है हमारे देश का, वो शायद पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आ रहा है, उस पे कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल से और हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे भी कि इस चीज पे जो है सरकार जरूर संज्ञान ले कि एक बीएसएफ का हमारा जो जवान है, उस काफी सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट डल रही है कि उसको छुड़ाने के लिए प्रयास किया जाए और करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस पहल को हम लोग आगे बढ़ाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और मैं भी आशीष जी की इस बात में अपनी बात जोड़ूंगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो, अगर बीएसएफ का एक जवान वहां पाकिस्तान के कब्जे में है तो उसकी वैसी ही वापसी होनी चाहिए जैसी अभिनंदन की हुई थी। अभिनंदन की, उसके लिए कुछ भी करना हो। वो एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे इकबाल का प्रतीक है, एम्बेसडर है हमारी शक्ति का, सामर्थ्य का। राजदूत केवल वही नहीं होते जो दूतावास में बैठते हैं ठंडे में। सेना पर खड़ा, सीमा पर खड़ा सैनिक भी भारत की संप्रभुता का एम्बेसडर है, भारत की शक्ति और सामर्थ्य का राजदूत है। आशीष जी गलत तो नहीं कहा? वो भारत सरकार की शक्ति को अपने कंधों पर लगे स्टार में समाहित करता है। एक जवान के पीछे 140 करोड़ लोगों की शक्ति होती है। उसका सम्मान वैसा ही होना चाहिए और उसकी वैसी ही वापसी होनी चाहिए हिंदुस्तान में जैसी अभिनंदन की हुई थी। संजय सिंह जी, विपक्ष के जैसे जो बात आशीष जी ने कही बहुत अच्छी कही, क्योंकि वो नेता कम है और फौज में रहे हैं तो चीजों को व्यवहारिक स्तर पर जानते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विपक्षी दल इस बात को, एक मिनट रुकिए, इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि 9 दिन बीत गए अभी तक आतिशबाजी हुई क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखिए अमिताभ जी, भाई साहब, इस बात का जवाब तो हमारे जो सपा के हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, मित्र हैं, मेजर साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, आशीष चतुर्वेदी जी ने जो 71 वॉर का इंदिरा जी और जनरल मानेकशॉ का बीच का जो संवाद है उसको कोट किया है। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमने निकाला कट्टा और फायर कर दिया जाके। पूरी तैयारी करनी पड़ती है, मोबिलाइजेशन होता है, बहुत एस्पेक्ट होते हैं, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है जिसपे प्रधानमंत्री जी 100% आगे निकल चुके हैं और पूरी वर्ल्ड ओपिनियन उनके पास में है। और स्थिति तो ये है कि अभी एक मीडिया चला था कि साहब टर्की ने एक प्लेन भेजा है, उसमें आया तो इवन वहां के प्रेसिडेंट अर्डोगन को आके बोलना पड़ा कि साहब उसमें कोई हमने हथियार नहीं भेजे हैं,
तो आज भारत नहीं, वो तो पाकिस्तान का झूठा प्रचार था। पाकिस्तान कुछ ना कुछ झूठ करता रहता है जी। हाँ जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो उनको खुद एर्डोगन को खुद आके कहना पड़ा कि नहीं साहब, वो प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए गया था, उसमें कोई हथियार हमने नहीं भेजे। तो आज भारत की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए निश्चित रूप से जो बीएसएफ के हमारे जवान उनके उसमें है, देखिए थोड़ी सिचुएशन इस समय दूसरे टाइप की है। जब अभिनंदन आए थे उसमें इमरान खान थे, और उस समय का जो आर्मी का जनरल था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ 100 ईयर्स हमें पीस के साथ रहना पड़ेगा, हमारे पास टैंकों में तेल नहीं, हम किस आधार पे लड़ेंगे। मैं उन जनरल साहब का नाम भूल रहा हूँ जो इनसे आसिफ मुनीर से पहले थे, लेकिन आसिफ मुनीर को तो 2 नेशन थ्योरी सवार है इस समय, वो तो हिंदुओं का सिर काटने पे आमादा है। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, और निश्चित रूप से भारत की सेना को जो छूट दी हुई है मोदी जी ने और माननीय राजनाथ जी ने, और आपको हम सबको याद होगा कि किस तरह से कांग्रेस के समय में जो हमारे जवान वहां, मैं उस शब्द को नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, बहुत मतलब खुद को मतलब शर्म आती है, अपने तौहीन महसूस होती है राष्ट्र की, कि सिर काट के ले जाते थे वहां के रेंजर्स, और बैट, और क्या वो उनके बैट जो चमगादड़, मतलब BAT बैट है, मैं लेकिन उनको पाकिस्तानी चमगादड़ ही बोलूंगा, सिर काट के ले जाते थे। जब छूट दी कि मारो इनको, ठोको, एक के बजाय 100 मार के गिराओ, तो शांत हो गए। तो ये तो देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित रूप से भारत सरकार इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके बड़े चैनल के माध्यम से, देखिए पाकिस्तान इस समय बहुत संकट में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान ही नहीं, भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। अभी तालिबान की गवर्नमेंट से मिलने हमारे फॉरेन जो स्पेशल सेक्रेटरी वो गए थे, और वहां जो केपीके है, जो जहां पश्तून सबसे डूरन लाइन के पास जो सबसे ज्यादा पठान रहते हैं, उस पर निशाना है। हम इस्लाम के चौधरी से, जो इस्लाम का चौधरी बनना चाह रहा है, आखिरकार वो अफगानिस्तान तालिबान जिनके लिए उसने 30-30 बिलियन डॉलर अमेरिका से लिए, और वॉर एंड टेरर के नाम पे इस भिखमंगे पाकिस्तान ने 20 बिलियन डॉलर। ठीक है संजय भाई, समय कम है जी, वो हो गया। ठीक, समय कम है संजय भाई। ठीक है संजय भाई, समय कम है। पाकिस्तान की स्थिति ये कि टैंक में तेल डलवाने के लिए भी चाइना से पैसा चाहिए। चाइना पैसा दे तो टैंक में तेल डलवाएं। लड़ेंगे क्या और कैसे, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन संजय जी ने कहा, बीजेपी ने कहा कि इस वक्त स्थिति दूसरी है, अभिनंदन के समय से मैं सहमत हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जब हम पहलगांव का बदला लें तो उस बदले की सूची में बीएसएफ के इस जवान का अपमान भी जोड़ लें। इसका भी प्रतिशोध होना चाहिए, इसका भी हिसाब होना चाहिए, ये जोड़ लीजिए। हम जानते हैं अभी मुल्ला मुनीर है वहां, और जो कतई शरीफ नहीं है वो वहां प्रधानमंत्री है शरीफ के नाम से। हमें पता है स्थितियां, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन हो तो उसमें ये अपमान भी जोड़ा जाए, ताकि आगे से फिर कभी पाकिस्तान की जरूरत नहीं हो कि भारत के किसी सैनिक को या अर्धसैनिक बल के किसी सदस्य को अपने यहां पकड़ कर रखने की कोशिश करें। मैं राजनीतिक लोगों से भी कहूंगा, इस पचड़े में आप मत पड़िए भाई, आप दूर रहिए। आप हर घंटे पर एक ट्वीट ठोक रहे हो एक्स पर। 9 दिन हो गए, अभी तक जवाब क्यों नहीं हुआ? 140 करोड़ लोग साथ हैं, और जब हमने कह दिया हम साथ हैं तो फिर अभी तक गोले क्यों नहीं चले? अरे भाई साहब, आप थोड़ी नहीं जाओगे लड़ने वहां, आप जाओगे लड़ने? नहीं ना, आप तो ये लिख के निकल गए। भारत की प्रतिष्ठा युद्ध में उतरेगी। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जब सेना जाएगी तो उसके हाथ में भारत की प्रतिष्ठा भी होगी। ये चौराहे का खेल नहीं है। इसीलिए कल ठीक कहा प्रधानमंत्री ने, समय, स्थान और तरीका सेना तय करे। जनरल मानेकशॉ का उदाहरण दिया आशीष जी ने। राजनीतिक सत्ता केवल इतना तय करे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, दैट्स इट। बाकी प्रोग्राम सब कुछ उसका एग्जीक्यूशन सेना पर छोड़िए। नेताओं को क्या पता लड़ाई कैसे होती है? नहीं पता ना।
आप लाठी की लड़ाई नहीं जीत जानते, गोला बंदूक तो छोड़ दीजिए सेना की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो प्रतिकार होगा, जो प्रतिशोध होगा, उसमें हमारे देश के राजनीतिक दल और नेता, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अवसरों पर जो उन्होंने व्यवहार किया वो नहीं करेंगे कि सबूत लाओ, फोटो दिखाओ, वीडियो लाओ, ऑडियो लाओ। ईश्वर के लिए ऐसी हिमाकत दोबारा मत करिएगा भारत के, उससे भारत का मन दुखता है। और जिनकी ऐसी हसरत हो, आशीष जी, मैं उन्हें अभी बता रहा हूं समय से पहले, वहां जाने का प्रबंध करिए और मौका वारदात से फोटो खींचिए उतर के नीचे, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए जड़ाका कैसे हो रहा है, बिल्कुल वीडियो बना के लाइए। मैं तो भारत सरकार से भी परसों नरसों भी मैंने अनुरोध किया था कि राजनीतिक लोगों को आप खोल दीजिए दरवाजे, कहिए जो वहां युद्ध में जाना चाहे वो लोग अपना नाम और एक पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराएं, उनको सबको राफेल वगैरह पे ले जाके, जगुआर वगैरह पे वहां छोड़ेंगे। नहीं आशीष जी, भाई नेता लोग हो, आप लोग बड़े लोग हो, आपकी नाराजगी कौन ले सकता है? हम लोग तो चलो ननकू हैं, आप लोग बड़े लोग हो, कुर्ता पहनते हो, तो एक बार नहीं हुआ, देखिए माहौल क्या है। रास्ते में कहीं छोले कुलचे मिले तो खा लेना, बाकी अपना वीडियो बनाना युद्ध का, है साहस नहीं ना? अरे जगुआर खड़ा हो जाए, राफेल खड़ा हो जाए तो ये नहीं बता पाओगे मुंह किधर है, पूंछ किधर है। वो युद्ध की रणनीति पर भाषण दे रहे हैं लोग, युद्ध की रणनीति पर भाषण दे रहे हैं। एक पाकिस्तान के नेता है, मंत्री थे, अब मंत्री नहीं है, वक्त खराब है, उनने क्या कहा था, हंसने का मन करता है और कई बार रोने का भी करता है कि ऐसे लोग मंत्री हो जाते। बोले हमारे पास पाव भर, आधा पाव, 1.5 पाव तक के बम है। बताइए, बम है कि ये खरबूजे हैं छोटे छोटे लखनऊ वाले? आधा पाव का बम, बोले एटम बम है, आधा पाव का, 1 पाव का, 1.5 पाव का। नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। इसलिए मैं नेताओं से कहूंगा, प्रभु आप चुनाव और इस सब गतिविधियों में निष्णात हैं, उसी में करिए, बाकी देश के लिए प्रार्थना करिए, फैसला सेना को करने दीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। के घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओ
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH